तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शन टू एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। आपने ऐसी न्यू हेडलाइंस तो रोज देखी होंगी, राइट? कि भाई रूपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 12 पैसे स्ट्रांग हो गया या यूरो स्टेबल चल रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं हेडलाइंस का आसान भाषा में मतलब समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसका हम पर और आगे चलकर बिजनेसेस पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर हमें एक्सचेंज रेट्स की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब काफी सिंपल है। सोच के देखिए, पूरी दुनिया में कितनी अलग अलग कंट्रीज हैं और हर कंट्री की अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया में हम रुपये यूज करते हैं, अमेरिका में डॉलर चलता है और यूके में पाउंड। तो प्रॉब्लम तब आती है जब इन अलग अलग कंट्रीज को आपस में कोई ट्रेड या ट्रांजैक्शन करना हो। कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जरूरी है। चलिए इसको ना कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में अपनी फीस पे करनी है। वहां आप इंडियन रुपी तो दे नहीं सकते, आपसे वो यूएस डॉलर्स मांगेंगे। या सोचिए आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो यूके के क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रही है, तो पेमेंट किस में आएगा? ऑफ कोर्स पाउंड स्टर्लिंग में। सेम चीज़ बिजनेस में भी होती है। जैसे मशीनरी इंपोर्ट करनी हो या फिर जब गवर्नमेंट दूसरे देशों से फंड बोरो करती है। और हाँ, हम सबका फेवरेट एग्जाम्पल, जब टूरिस्ट एक देश से दूसरे देश घूमने जाते हैं। इन सारे केसेस में हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अब क्लियर है, प्रॉब्लम है अलग अलग करेंसीज की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में इजीली कन्वर्ट कर सके। और बस यहीं से जन्म होता है एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट का। ये एक तरह से अलग अलग इकोनॉमीज के बीच एक ब्रिज का, एक पुल का काम करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एक्सचेंज रेट? देखिए, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। द प्राइस एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड फॉर अनदर। इसका मतलब जैसे बाजार में हर चीज की एक कीमत होती है, एक पेन की, एक मोबाइल की, बिल्कुल वैसे ही एक करेंसी की भी दूसरी करेंसी के टर्म्स में एक कीमत, एक प्राइस होती है। और ये रेट एक ब्रिज की तरह है जो रुपी वाली इकोनॉमी को डॉलर वाली इकोनॉमी से जोड़ता है। और पता है, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्राइस हमेशा टू वे होता है, मतलब इसके दो पहलू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक यूएस डॉलर का प्राइस 83 रुपीज है, तो इसका उल्टा भी तो सच होगा ना। यानी इसी इंफॉर्मेशन से हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक इंडियन रुपी की कीमत $0.012 है। ये बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बेसिकली एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की वैल्यू को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देती है। तो तो अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बिजनेस वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एयरपोर्ट पर कुछ कैश एक्सचेंज करने तक लिमिटेड नहीं है। खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है? ये कहता है एनी ट्रांजैक्शन दैट इज डिनोमिनेटेड इन और रिक्वायर्स सेटलमेंट इन अ फॉरेन करेंसी। सिंपल भाषा में, कोई भी ऐसी डील, कोई भी ऐसा सौदा जिसका प्राइस ही फॉरेन करेंसी में लिखा गया हो या जिसका फाइनल पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना जरूरी हो। जैसे आपने कुछ गुड्स खरीदे या बेचे जिनका बिल डॉलर या यूरो में बना, या फिर आपने कोई लोन लिया जिसका रिपेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में ही करना है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट आता है। ये जो एक्सचेंज रेट्स हैं, ये कभी भी फिक्स नहीं रहते। ये कॉन्स्टेंटली बदलते रहते हैं, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट। और इनका ये बदलना ही बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बन जाता है। क्योंकि सोचिए, जब करेंसी का प्राइस बदलेगा तो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस पर सीधा असर पड़ेगा। चलिए इस रिस्क को एक प्रैक्टिकल बिजनेस एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी ठीक से क्लियर होगा। मान लीजिए एक इंडियन कंपनी ने जर्मनी से 50,000 यूरो की एक मशीनरी इंपोर्ट की। अब जिस दिन ये डील हुई, मान लो 1 जनवरी को, उस दिन एक्सचेंज रेट था 1 यूरो इज इक्वल टू 90 रुपीज। तो कंपनी ने अपनी अकाउंट बुक्स में 45 लाख रुपीज की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। लेकिन पेमेंट करना है 2 महीने बाद, यानी 1 मार्च को, और इन 2 महीनों में मार्केट बदल गया, रेट हो गया 1 यूरो इज इक्वल टू 92 रुपीज। तो देखिए, ट्रांजैक्शन की डेट पर यानी 1 जनवरी को कंपनी के लिए उस मशीनरी की कॉस्ट ऑन पेपर कितनी थी? 45 लाख रुपीस। ये कैलकुलेशन 1 यूरो के 90 रुपीस के रेट पर बेस्ड था। ये कंपनी का एक्सपेक्टेड कॉस्ट था जो उसने सोचा था। लेकिन जब सेटलमेंट का दिन आया 1 मार्च, तो अब कंपनी को उन्हीं 50,000 यूरो को पे करने के लिए 47 लाख रुपीस देने पड़े। क्यों? क्योंकि अब रेट बढ़कर 1 यूरो इक्वल टू 92 रुपीस हो चुका था। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? कंपनी को 2 लाख रुपए का एक्सचेंज लॉस हो गया। सोचा था 45 लाख लगेंगे, लग गए 47 लाख। यही है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का सबसे बड़ा रिस्क। अब इतना सब जानने के बाद आपके दिमाग में एक नेचुरल सा सवाल आ रहा होगा, ये रेट्स आखिर डिसाइड कौन करता है?
ऐसा कौन है जो इस करेंसी की प्राइस को कंट्रोल कर रहा है? क्या कोई गवर्नमेंट है, या कोई बैंक है, या कुछ और? तो देखिए, इसके पीछे बेसिकली दो तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। पहला है फ्लोटिंग रेट सिस्टम। इसमें करेंसी की वैल्यू पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई से तय होती है। जैसे इंडिया, यूएसए, यूके, इन सभी कंट्रीज में यही सिस्टम फॉलो होता है। और दूसरा होता है फिक्स्ड रेट सिस्टम। इसमें देश की गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट फिक्स कर देती है, उसे स्टेबल रखती है। अब ये दोनों रेजिम्स डिटेल में कैसे काम करते हैं, इस पर हम किसी और एक्सप्लेनर में जरूर बात करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आपने कभी सोचा है कि आज $1 ₹80 का है, तो कल अचानक 81 का कैसे हो जाता है, या फिर अगले दिन 79 का? ये जो करेंसी के रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, इसके पीछे का रीजन है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। चलिए इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को आराम से डिटेल में समझते हैं। तो ये फ्लोटिंग रेट आखिर है क्या? देखिए, इस सिस्टम में किसी भी करेंसी की वैल्यू यानी उसकी कीमत मार्केट डिसाइड करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब्जी मंडी जाते हैं तो प्याज का रेट डिमांड और सप्लाई से तय होता है। कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक आकर प्राइस फिक्स नहीं करता, बस डिमांड और सप्लाई का खेल है। सिंपल सा लॉजिक है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सिंपल सा फंडा है कि करेंसी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है सप्लाई, यानी मार्केट में वो करेंसी कितनी अवेलेबल है, और दूसरा है डिमांड, यानी लोग उस करेंसी को कितना खरीदना चाहते हैं। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसका उल्टा, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो वैल्यू नीचे जाएगी। इसमें गवर्नमेंट का यानी सरकार का ज़ीरो रोल है, मार्केट ही किंग है। इस सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब कोई भी सरकारी दखलंदाजी नहीं। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो मार्केट में आकर जबरदस्ती डॉलर खरीदकर या बेचकर रुपये की वैल्यू को कंट्रोल नहीं कर सकता। करेंसी को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाता है ताकि मार्केट फोर्सेस उसकी सही कीमत तय कर सकें, बिल्कुल एक फ्री मार्केट की तरह। तो आइए फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट सिस्टम के बीच का जो मेन फर्क है उसको समझते हैं। देखिए, फ्लोटिंग रेट सिस्टम में, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, प्राइस मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं और वैल्यू फ्लेक्सिबल होती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है फिक्स्ड रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक आकर प्राइस को फिक्स कर देता है। इसमें करेंसी की वैल्यू पेग्ड हो जाती है, यानी उसे किसी दूसरी करेंसी के साथ एक एंकर की तरह बांध दिया जाता है। आजकल यूएसए, यूके और इंडिया जैसी ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज फ्लोटिंग रेट सिस्टम ही फॉलो करती हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती तो ये मार्केट फोर्सेस आखिर काम कैसे करते हैं? वेल, इसका जवाब है सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि ये सिस्टम अपने आप को बैलेंस कर लेता है बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। आप इसको एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह समझ सकते हैं जो खुद ही सब ठीक कर लेती है। चलिए इसको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कनाडा का मेपल सिरप पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। अब फॉरेनर्स को मेपल सिरप खरीदने के लिए पहले कैनेडियन डॉलर्स यानी CAD खरीदने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? CAD की डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब जब CAD स्ट्रांग हो गया तो वही मेपल सिरप फॉरेनर्स के लिए महंगा हो जाएगा, और जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, यानी उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाती है। देखा आपने, मार्केट ने बिना किसी के कुछ किए खुद ही डिमांड को कंट्रोल कर लिया। और पता है, पिछले एग्जाम्पल में हमने जो देखा ना, वही इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये सिस्टम एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो ये सिस्टम उसके झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है और देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी को सेफ रखता है, उसे बचाता है। तो ये शॉक अब्जॉर्बर आखिर इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कैसे करता है? सबसे पहले ये ट्रेड इम्बैलेंसेस को अपने आप ठीक कर देता है। दूसरा, ये इकोनॉमी को ओवरहीट होने से यानी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने से बचाता है। तीसरा, ये इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे ऑयल के प्राइस बढ़ गए उसके असर को कम कर देता है। और चौथा, अगर करेंसी की वैल्यू कम होती है यानी वो वीक होती है तो देश के एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। इससे विदेशों में उनकी डिमांड बढ़ जाती है और देश की कमाई बढ़ती है। बेसिकली ये एक नेचुरल बिल्ट इन स्टेबलाइजर है जो इकोनॉमी को संभाल कर रखता है। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे बड़े एडवांटेज पर, और वो है पॉलिसी फ्रीडम। इसका सिंपल सा मतलब है कि देश का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में RBI, पूरी तरह से आज़ाद है। वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा या घटा सकता है, बिना इस बात की टेंशन लिए कि इससे करेंसी की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा।
सेंट्रल बैंक का पूरा फोकस देश की इकोनॉमी पर होता है। तो आज़ादी से सेंट्रल बैंक क्या क्या कर सकता है? अगर देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है। अगर इकोनॉमी स्लो है और जॉब्स क्रिएट करनी है तो वो इंटरेस्ट रेट्स घटा सकता है। उनका पूरा फोकस देश की इंटरनल इकोनॉमी की हेल्थ पर होता है, ना कि करेंसी की वैल्यू पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इससे उन्हें फॉरेन करेंसी के बड़े बड़े कॉस्टली रिजर्व्स भी नहीं रखने पड़ते। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इस सिस्टम के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है करेंसी की वैल्यू में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आना। ये सिस्टम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल और रिस्की हो सकता है, और इसका सबसे ज़्यादा असर बिजनेसेस पर पड़ता है। चलिए इस रिस्क को एक बहुत ही सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको यूएस से एक आईफोन मंगवाना है जिसकी कीमत है $1000। जिस दिन आपने ऑर्डर किया उस दिन $8.80 का था, तो आपको लगा कि आईफोन 80,000 का पड़ेगा। लेकिन जब तक आईफोन डिलीवर हुआ, रुपये कमज़ोर हो गया और $1.85 का हो गया। आईफोन तो अभी भी $1000 का है, लेकिन अब आपको 85,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। देखा, सिर्फ करेंसी रेट के बदलने से आपको 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़े। यही रिस्क बिजनेसेस को बड़े स्केल पर फेस करना पड़ता है। आइए इसको थोड़ा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नंबर्स के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक इंपोर्टर ने $1000 का सामान इंपोर्ट किया। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तब $1.80 का था, तो उसकी टोटल कॉस्ट हुई 80,000 रुपीज़। लेकिन पेमेंट 6 महीने बाद करना था, और तब तक एक्सचेंज रेट बदलकर $1.85 का हो गया, तो अब उसको 85,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब सीधा 5,000 का नुकसान उसके प्रॉफिट में से, सिर्फ करेंसी की वॉलेटिलिटी की वजह से। ये है इसका असली इम्पैक्ट। और इस वॉलेटिलिटी के और भी बड़े नुकसान हैं। इससे इंटरनेशनल बिजनेस की प्लानिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आगे का बजट नहीं बना पाते। दूसरा, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, क्योंकि कंपनीज इस रिस्क से बचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में एक रिस्क प्रीमियम ऐड कर देती है। और तीसरा, इससे लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी बुरा असर करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसे अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि उनका प्रॉफिट करेंसी के उतार चढ़ाव में ही खत्म ना हो जाए। तो आखिर में इसका फाइनल टेकअवे क्या है? हम ये कह सकते हैं कि फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसके फायदे हैं, ये एफिशिएंट है, सेल्फ करेक्टिंग है और सेंट्रल बैंक को पॉलिसी फ्रीडम देता है। वहीं दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल है, वॉलेटाइल है और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी रिस्की है। हर देश को स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ता है, और अपने हालात के हिसाब से ही सही सिस्टम चुनना होता है। Now, let's discuss about managed float and fixed exchange rate regimes. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है कि अलग-अलग देश अपनी करेंसी की वैल्यू को आखिर मैनेज कैसे करते हैं। कुछ देश फ्लेक्सिबिलिटी चुनते हैं तो कुछ स्टेबिलिटी। चलिए इसे डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैनेज्ड फ्लोट से। आप इसे करेंसी मैनेजमेंट का एक मिडिल ग्राउंड यानी कि एक प्रैक्टिकल बीच का रास्ता समझ सकते हैं। ये ना तो पूरी तरह से फ्री है और ना ही पूरी तरह से फिक्स्ड। तो मैनेज फ्लोट सिस्टम में होता क्या है? देखिए, करेंसी का रेट टेक्निकली तो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं, मतलब सप्लाई और डिमांड का खेल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उस देश का सेंट्रल बैंक, जैसे अपने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो साइड में चुपचाप नहीं बैठता। वो बीच बीच में मार्केट में आकर इंटरवीन करता है ताकि करेंसी की वैल्यू हद से ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि ये सिस्टम एकदम प्योर फ्री फ्लोट नहीं है, इसीलिए इसका एक इनफॉर्मल नाम डर्टी फ्लोट भी है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि करेंसी एक पतंग है। हवा, जो कि मार्केट फोर्सेस हैं, उस पतंग को ऊपर नीचे ले जाती है। लेकिन सेंट्रल बैंक्स उस पतंग की डोर को अपने हाथ में रखता है। वो डोर को इतना कंट्रोल करता है कि पतंग ना तो जमीन पर क्रैश हो जाए और ना ही बेकाबू होकर कहीं उड़ जाए। परफेक्ट, राइट? तो हमने ये तो समझ लिया कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल रखता है, लेकिन अब आते हैं मेन सवाल पर। वो आखिर ये करता कैसे है? इसके पीछे एक पूरा प्रैक्टिकल मैकेनिज्म काम करता है। आइए उसे देखते हैं। सेंट्रल बैंक के पास बेसिकली दो मेन एक्शंस होते हैं। केस नंबर 1, मान लीजिए करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, यानी अप्रिशिएट कर रही है। सुनने में अच्छा लगता है, पर इससे देश के एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है क्योंकि उनका सामान फॉरेन बायर्स के लिए महंगा हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए सेंट्रल बैंक मार्केट में अपनी ही करेंसी को सेल करता है। इससे सप्लाई बढ़ जाती है और वैल्यू कंट्रोल में आ जाती है। अब केस नंबर 2,
अगर करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है यानी डिप्रिशिएट हो रही है, ऐसे में सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन रिजर्व्स का इस्तेमाल करके मार्केट से अपनी ही करेंसी को बाय करता है। इससे करेंसी की डिमांड बढ़ती है और उसकी गिरती हुई वैल्यू स्टेबलाइज हो जाती है। और इसका सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है अपना देश इंडिया। हमारा देश एक मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम पर ही चलता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में ज़रूरत के हिसाब से इंटरवीन करता रहता है। आरबीआई का गोल रुपये का कोई एक प्राइस फिक्स करना बिल्कुल नहीं है। उनका मेन फोकस है वॉलेटिलिटी को मैनेज करना, ताकि इंडियन रुपये की वैल्यू में अचानक से कोई बड़े झटके ना आए जो हमारी इकॉनमी को डिसरप्ट कर दें। चलिए, अब हम स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर चलते हैं और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को समझते हैं। ये मैनेज्ड फ्लोट से एकदम ऑपोजिट अप्रोच है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है? यहाँ पर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी एक एंकर से, जैसे कि यूएस डॉलर, पेग कर देती है, यानी उससे बांध देती है। फॉर एग्जाम्पल, वो डिसाइड कर सकते हैं कि 1 यूएई दिरहम हमेशा 0.27 यूएस डॉलर्स के बराबर ही रहेगा। अब मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए, सेंट्रल बैंक की यही जिम्मेदारी है कि वो इस रेट को हर हालत में मेंटेन करके रखे। अब देखिए, ये सिस्टम ज़बरदस्त स्टेबिलिटी तो देता है, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो आइए फिक्स्ड रेट रिजीम के प्रोज और कॉन्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि हमें समझ आए कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। यहाँ आप इसका पूरा ट्रेड ऑफ साफ साफ देख सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं? ज़बरदस्त स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी मिलती है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बहुत आसान हो जाता है और देश में एक मॉनेटरी डिसिप्लिन बना रहता है। लेकिन अब आते हैं नुकसान पर। सबसे बड़ा नुकसान है नो फ्लेक्सिबिलिटी। सेंट्रल बैंक अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी खो देता है। इस पैक को डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कभी ये रिजर्व्स कम हो गए तो एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क बन जाता है, जैसा हमने 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर देखा था। इसके बेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दिरहम और सऊदी अरेबिया का रियाल। इन दोनों ही करेंसीज को यूएस डॉलर से पैक किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी इकोनॉमीज ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और ऑयल का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर्स में ही होता है। इस पैगिंग से उनकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को वो ज़रूरी स्टेबिलिटी मिलती है। तो अब तक हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग अच्छे से समझ लिया है। अब वक्त है इनका एक डायरेक्ट हेड टू हेड कंपैरिजन करने का, ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये टेबल सब कुछ समराइज कर देता है। मैनेज्ड फ्लोट यानी डर्टी फ्लोट एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसमें सेंट्रल बैंक एक मैनेजर की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड रेट यानी पेग्ड सिस्टम एक रिजिड सिस्टम है जिसमें सेंट्रल बैंक एक डिफेंडर की तरह काम करता है, जिसे हर कीमत पर रेट को बचाना है। तो एक तरफ आपको मिलती है हाई फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरी तरफ आपको मिलती है हाई स्टेबिलिटी। चॉइस इन्हीं दोनों के बीच में है। तो अब हम आते हैं फाइनल पॉइंट पर। कोई भी कंट्री कौन सा सिस्टम चूज करती है, ये एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ और एक स्ट्रैटेजिक चॉइस पर डिपेंड करता है। तो समरी सिंपल है। अगर एक देश की प्रायोरिटी है मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और मॉनेटरी डिसिप्लिन, तो वो फिक्स्ड रेट को चुनता है, भले ही उसे अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंस को सैक्रिफाइस करना पड़े। लेकिन अगर एक देश की प्रायोरिटी है डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज जैसे इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने की फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो मैनेज फ्लोट का रास्ता चुनता है। रियलिटी ये है कि ज़्यादातर मॉडर्न इकोनॉमीज इंडिया की तरह ही इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता ही अपनाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ये पूरा टॉपिक दो शब्दों के बीच की एक फंडामेंटल चॉइस है, स्टेबिलिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। एक तरफ है स्थिरता और दूसरी तरफ है लचीलापन। एक देश इन दोनों में से किसे और कितना चुनता है, यही उस देश के इकोनॉमिक पाथ और उसके फ्यूचर को शेप करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट्स। इकोनॉमिक्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक देश की इकोनॉमी और उसके इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए भी बिल्कुल फंडामेंटल है। तो शुरुआत करते हैं उस कॉन्सेप्ट से जिसे हम सब जानते हैं और रोज रोज न्यूज़ में देखते हैं, यानी द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है क्या चीज़? वेल, ये बहुत ही सिंपल है। ये बस वो रेट है जिस पर एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज होती है। बिल्कुल वही हेडलाइन फिगर जो आप न्यूज़ चैनल की पट्टी पर या मनी एक्सचेंज वाले के बोर्ड पर देखते हैं। इसको स्पॉट रेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेट 75 रुपीज़ पर यूएस डॉलर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको 1 यूएस डॉलर के बदले 75 रुपीज़ देने होंगे। बस इतना ही, इसमें कोई और कैलकुलेशन, कोई और फैक्टर नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक सिंगल नंबर पूरी कहानी बता सकता है? क्या सिर्फ इस रेट को देखकर हम किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ या उसके सामान की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू का आकलन कर सकते हैं?
इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तो बस आधा सच है। दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो इस स्लाइड से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, नॉमिनल रेट का फोकस सिर्फ मनी के एक्सचेंज पर है, यानी कितने नोट दिए और कितने नोट मिले, जबकि रियल रेट का फोकस वैल्यू यानी परचेजिंग पावर के एक्सचेंज पर है। मतलब उस एक्सचेंज किए हुए पैसे से आप एक्चुअल में कितना सामान या सर्विसेज खरीद सकते हैं, ये उन पैसों की असली ताकत बताता है। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं रियल एक्सचेंज रेट को। ये वो कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और हाँ, आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि आपके पैसे की असली वैल्यू क्या है। तो रियल एक्सचेंज रेट यानी RER एक स्मार्ट कैलकुलेटर की तरह है। ये नॉमिनल रेट को लेता है और इसे एडजस्ट करता है। किस चीज़ से एडजस्ट करता है? दोनों देशों के बीच प्राइस लेवल्स के डिफरेंस यानी इन्फ्लेशन से। सीधे शब्दों में महंगाई से। तो RER इन्फ्लेशन के असर को भी गिनता है। इसलिए ये मेजर करता है कि एक देश का सामान दूसरे देश के सामान के बदले में रियल में किस रेट पर ट्रेड हो सकता है, और इन्फ्लेशन को इंक्लूड करने की वजह से ही इसे रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं। और अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो RER सिर्फ एक सवाल का जवाब है। पैसा एक्सचेंज करने के बाद मैं इसे असल में कितना सामान खरीद सकता हूँ। ये आपकी रियल परचेजिंग पावर को दिखाता है, ना कि सिर्फ करेंसी के नोट्स की गिनती को। चलिए, थ्योरी तो काफ़ी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द फॉर्मूला फॉर द रियल एक्सचेंज रेट। और हाँ, फॉर्मूला देखकर बिल्कुल मत घबराना, ये बहुत ही लॉजिकल और आसान है। तो ये है RER का फॉर्मूला। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं डोमेस्टिक प्राइस लेवल और फॉरेन प्राइस लेवल के रेशियो से। यहाँ नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो वही अपना 75 रुपये पर डॉलर वाला फिगर है। अब डोमेस्टिक प्राइस लेवल मतलब हमारे देश जैसे इंडिया में चीजों की एवरेज प्राइस, जिसको हम आमतौर पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI से नापते हैं। और फॉरेन प्राइस लेवल मतलब दूसरे देश जैसे USA का CPI। चलिए इस फॉर्मूला को 5 सिंपल स्टेप्स में अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, नॉमिनल रेट ले लो, फॉर एग्जांपल 75 INR बाय USD। स्टेप 2, अपनी कंट्री का प्राइस लेवल यानी इंडिया का CPI ले लो। स्टेप 3, फॉरेन कंट्री का प्राइस लेवल यानी उनका CPI ले लो। स्टेप 4, अब प्राइस रेशो निकालो यानी डोमेस्टिक प्राइस को फॉरेन प्राइस से डिवाइड कर दो। और स्टेप 5, बस स्टेप 1 के नॉमिनल रेट को स्टेप 4 के प्राइस रेशो से मल्टीप्लाई कर दो और टदा, आपको मिल गया रियल एक्सचेंज रेट। ओके, फॉर्मूला समझ लिया, कैलकुलेट करना भी सीख लिया। पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा असर एक देश की इकोनॉमी, उसकी इंटरनेशनल कम्पेटिटिवनेस और सबसे ज़रूरी उसके एक्सपोर्ट्स पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर कर देगा। देखिए, 2 सिनारियोज हैं। सिनारियो ए में सब कुछ नॉर्मल है। नॉमिनल रेट 75 रुपीज़ है। इंडिया में एक सामान 7,500 रुपये का है और वैसा ही सामान US में $100 का। तो रियल कॉस्ट बैलेंस्ड है। अब सिनारियो बी देखिए, जो कि असली खेल है। नॉमिनल रेट अभी भी 75 रुपीज़ है, लेकिन इंडिया में हाई इन्फ्लेशन की वजह से उस सामान का प्राइस डबल होकर 15,000 रुपये हो गया, जबकि US में प्राइस अभी भी $100 ही है। इसका असर क्या होगा? भले ही नॉमिनल रेट सेम है, पर हमारा इंडियन सामान अब रियल टर्म्स में डबल महंगा हो गया। इससे हमारा RER अप्रिशिएट हो जाता है, हमारी कम्पेटिटिवनेस घट जाती है और हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हम RER के 3 की प्रिंसिपल्स सीखते हैं। पहला, रियल अप्रिसिएशन। जब RER बढ़ता है तो हमारे देश का सामान महंगा हो जाता है, जिससे एक्सपोर्ट्स को नुकसान होता है। दूसरा, इसका उल्टा, रियल डिप्रिसिएशन। जब RER गिरता है तो हमारा सामान सस्ता हो जाता है, जिससे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा याद रखना है, किसी भी देश के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स यानी ट्रेड फ्लोज हमेशा रियल एक्सचेंज रेट से ड्राइव होते हैं, नॉमिनल रेट से नहीं। अब RER से जुड़ा एक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या RER। देखिए, इंडिया सिर्फ US से ट्रेड नहीं करता, हम चाइना, यूरोप, UAE सबके साथ ट्रेड करते हैं। तो सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट RER देखना पूरी पिक्चर नहीं देता। RER इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये हमारी करेंसी का एक वेटेड एवरेज निकालता है हमारे सभी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के अगेंस्ट, और फिर उसको इन्फ्लेशन के लिए जस्ट करता है। इससे हमें एक सिंगल कॉम्प्रहेंसिव नंबर मिलता है जो हमारी ओवरऑल इंटरनेशनल कम्पेटिटिवनेस बताता है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक क्विक और क्लियर समरी के साथ फिनिश करते हैं। ये स्लाइड आपके एग्जाम रिविजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इस फाइनल कंपैरिजन टेबल से सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नॉमिनल रेट सिर्फ करेंसी का प्राइस बताता है, जबकि रियल रेट सामान का प्राइस बताता है। की फैक्टर क्या है?
नॉमिनल में सिर्फ करेंसी एक्सचेंज है, जबकि रियल में करेंसी एक्सचेंज के साथ साथ इन्फ्लेशन का क्रूशियल फैक्टर भी जुड़ा है। यूजफुलनेस की बात करें तो नॉमिनल रेट डेली कन्वर्जन के लिए आसान है, लेकिन रियल रेट ही ट्रेड कंपेटिटिवनेस को आंकलन करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव टूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। नॉमिनल रेट का असर इनडायरेक्ट और अक्सर मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन रियल रेट ही एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डायरेक्ट और फंडामेंटल ड्राइवर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ट्रेड और कंपेटिटिवनेस की बात आती है, असली कहानी रियल एक्सचेंज रेट ही बताता है। Now let's discuss about the structure and participants of the foreign exchange market, जिसे हम आमतौर पर forex market या simply FX market भी कहते हैं। ये फाइनेंस की दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर ये फॉरेक्स मार्केट है क्या, इसे दुनिया का फाइनेंशियल बैकबोन आखिर क्यों कहा जाता है। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा ग्लोबल मार्केट है जहां पर दुनिया भर की करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो यहां एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी खरीदी जाती है। और ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ हर दिन ओवर $7.5 ट्रिलियन की ट्रेडिंग होती है। दैट्स ह्यूज। अब आप इसकी तुलना हमारे स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE या NSE से मत कीजिएगा, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की एक प्रॉपर फिजिकल बिल्डिंग होती है, एक सेंट्रल लोकेशन जैसे मुंबई में दलाल स्ट्रीट। लेकिन फॉरेक्स मार्केट का कोई एक ऑफिस या ट्रेडिंग फ्लोर है ही नहीं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स के जरिए जुड़ा हुआ है। यहाँ कंपनीज के स्टॉक्स नहीं बल्कि अलग अलग देशों की करेंसीज ट्रेड होती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मार्केट 24 घंटे चलता रहता है, नॉन स्टॉप। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि ये मार्केट क्या है, तो अगला लॉजिकल क्वेश्चन यही उठता है कि भाई ये काम कैसे करता है, कैसे ये 24 घंटे का ग्लोबल नेटवर्क बिना रुके इतनी स्मूथली फंक्शन करता है। लेट्स फाइंड आउट। फॉरेक्स मार्केट को एक ओवर द काउंटर यानी OTC मार्केट कहते हैं। इसका मतलब है कि सारी ट्रेडिंग एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर होती है। इस नेटवर्क में बड़े बड़े बैंक्स, ब्रोकर्स और डीलर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस यानी सौदे सीधे दो पार्टीज के बीच में होते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज की तरह कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी या कोई बॉस बीच में नहीं होता जो सब कुछ कंट्रोल करे। जैसा मैंने कहा, ये मार्केट 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता है। आप इसे एक ग्लोबल रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। जैसे ही एक मेजर फाइनेंशियल सेंटर बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। ट्रेडिंग दिन की शुरुआत सिडनी से होती है, फिर टोक्यो ज्वाइन करता है, उसके बाद लंदन मार्केट ओपन होता है। और वो टाइम जब लंदन मार्केट और न्यूयॉर्क दोनों मार्केट एक साथ ओपन रहते हैं, उस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी और लिक्विडिटी होती है। और जैसे ही न्यूयॉर्क मार्केट क्लोज होने वाला होता है, सिडनी फिर से ओपन हो जाता है और बस ये साइकिल चलता रहता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतने बड़े डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में हर जगह करेंसी का प्राइस लगभग सेम कैसे रहता है? वेल, इसका जवाब है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जिसे कहते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का सिंपल मतलब है अलग अलग मार्केट्स में प्राइस के छोटे से छोटे डिफरेंस का फायदा उठाकर रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाना। ये मार्केट का एक तरह का ऑटोमेटिक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लंदन में $1 का रेट है 80 रुपए और ठीक उसी सेकंड न्यूयॉर्क में रेट है 80 रुपए 5 पैसे। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं या उनके हाई स्पीड कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वो तुरंत लंदन से लाखों डॉलर्स खरीदेंगे और उन्हें न्यूयॉर्क मार्केट में सेल कर देंगे। इस प्रोसेस से उन्हें इंस्टेंट रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा और उनकी इस बाइंग सेलिंग की वजह से दोनों मार्केट्स में प्राइस डिफरेंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स यानी इसके प्लेयर्स पर। इसके दो मेन टाइप्स हैं। पहली कैटेगरी है मार्केट मेकर्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये मार्केट को मेक करते हैं यानी बनाते हैं। इन्हें हम इस मार्केट के हैवी वेट्स भी कह सकते हैं। ये मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि लार्ज कमर्शियल बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेज। ये सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने खुद के अकाउंट से भी कंटिन्यूअसली ट्रेड करते रहते हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में हमेशा करेंसी खरीदने वाले यानी बायर्स और बेचने वाले यानी सेलर्स अवेलेबल हों। इसके लिए ये हमेशा एक बाय और एक सेल प्राइस कोट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आखिर ये मार्केट मेकर्स प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है बिड आस्क स्प्रेड। इसे जरा ध्यान से समझिए।
बिड प्राइस वो प्राइस है जिस पर मार्केट मेकर आपसे करेंसी खरीदने को तैयार है, और आस्क प्राइस वो प्राइस है जिस पर वो आपको वही करेंसी बेचेगा। आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इन दोनों के बीच का जो छोटा सा डिफरेंस है वही उनका प्रॉफिट होता है। सिंपल। चलिए अब आती है दूसरी कैटेगरी, जिन्हें हम कहते हैं पैसिव प्लेयर्स या मार्केट के एक्चुअल यूजर्स। इन्हें प्राइस टेकर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस बनाते नहीं बल्कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसे बस एक्सेप्ट करते हैं। ये वो सभी लोग और कंपनीज हैं जो फॉरेक्स मार्केट को अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक इंडियन एक्सपोर्टर जिसे यूएस से पेमेंट डॉलर्स में मिली है और अब उसे रुपीस में कन्वर्ट करना है, या कोई स्टूडेंट है जिसे यूके में फीस पे करने के लिए पाउंड्स चाहिए, या फिर एक टूरिस्ट जिसे वेकेशन के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। इनका मेन मकसद ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए इनके पास मार्केट मेकर्स द्वारा दिए गए प्राइस को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो इन दोनों के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है, आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है मार्केट मेकर्स जो प्राइस सेट करते हैं, उनका मोटिव ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है और वो मार्केट को ज़रूरी लिक्विडिटी देते हैं। और दूसरी तरफ है पैसिव प्लेयर्स जो उस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, उनका मोटिव अपने बिजनेस या पर्सनल काम को पूरा करना होता है और वो मार्केट में करेंसी की एक्चुअल डिमांड क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब प्लेयर्स, चाहे मार्केट मेकर्स हों या पैसिव प्लेयर्स, मार्केट में पार्टिसिपेट आखिर क्यों करते हैं? इनके मोटिवेशंस को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हेजिंग और दूसरा है स्पेकुलेशन। देखिए, हेजिंग का सीधा सा मतलब है रिस्क से बचना या उसे कम से कम करना। ये स्ट्रैटेजी वो लोग यूज करते हैं जो फ्यूचर में होने वाले अनफेवरेबल प्राइस चेंजेस से अपने बिजनेस को बचाना चाहते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्पेकुलेशन। इसका मतलब है रिस्क लेना। स्पेक्यूलेटर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स पर एक तरह से बेट करते हैं, इस उम्मीद में कि उनका अनुमान सही निकलेगा और वो तगड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए, हेजिंग का एक बहुत ही कॉमन सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी को 3 महीने बाद $100,000 की पेमेंट मिलनी है। आज रेट चल रहा है $1 का 83 रुपये। कंपनी को डर है कि शायद 3 महीने में डॉलर कमज़ोर हो जाए और रेट गिरकर 81 हो जाए। इससे तो उन्हें सीधा सीधा 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए वो आज ही बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और 3 महीने बाद का रेट मान लीजिए 82.9 रुपीज़ फिक्स कर लेती है। अब 3 महीने बाद मार्केट में रेट चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपने डॉलर्स के बदले फिक्स्ड अमाउंट ही मिलेगा। उनका बिजनेस करेंसी रिस्क से एकदम सेफ हो गया। और फिर आते हैं स्पेक्यूलेटर्स। ये वो प्लेयर्स हैं जो इस उम्मीद में करेंसी खरीदते या बेचते हैं कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ेगी और वो इस प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट बना लेंगे। उनका मोटिव सिंपल है, हाई रिस्क फॉर हाई रिवॉर्ड। भले ही इनका काम रिस्की लगता हो, लेकिन स्पेक्यूलेटर्स मार्केट के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये मार्केट को जरूरी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये वो रिस्क अपने सर पर लेते हैं जिससे हेजर्स बचना चाहते हैं। इसकी वजह से मार्केट में हमेशा एक बायर या सेलर आसानी से मिल जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का समरी ये है कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। ये एक इनविजिबल 24 घंटे चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जो अलग अलग प्लेयर्स यानी मार्केट मेकर्स और पैसिव प्लेयर्स के जरिए चलता है। इसमें आर्बिट्राज प्राइस को स्टेबल रखता है और हेजिंग और स्पेक्यूलेशन इसके 2 मेन ड्राइविंग फोर्सेस हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा पावरफुल इकोसिस्टम बनाते हैं जो पूरे वर्ल्ड के कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और ट्रैवल को आपस में जोड़ता है और आगे बढ़ाता है। हमारा अगला टॉपिक है स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट्स इन फॉरेन एक्सचेंज। ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, उसकी ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। तो चलिए इनको एकदम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आइए स्पॉट मार्केट को अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, ये एक ऐसा मार्केट है जहां सारे ट्रांजैक्शंस ऑन द स्पॉट होते हैं, मतलब आज की रेट पर, और डिलीवरी भी फौरन यानी इमीडिएट। ओके, तो स्पॉट ट्रांजैक्शन का आसान भाषा में मतलब है कि ये करेंसी खरीदने या बेचने का एक अग्रीमेंट है जो फॉर इमीडिएट डिलीवरी होता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। ये जो इमीडिएट वर्ड है ना, बैंकिंग की दुनिया में इसका मतलब T+2 यानी 2 बिजनेस डेज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं फंड्स को क्लियर होने में और पूरा सेटलमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। चलिए, इसका एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्लान बना है USA घूमने जाने का। अब ऑब्वियसली आपको वहाँ पर एक्सपेंसेस के लिए US डॉलर्स चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे? आप सीधा बैंक या किसी करेंसी एक्सचेंज के पास जाएंगे, अपने इंडियन रुपीस देंगे और उस दिन के करंट मार्केट रेट पर US डॉलर्स ले लेंगे।
बस ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया ना, ये एक क्लासिक स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन है। सिंपल। ये तो हो गई आम आदमी की बात। लेकिन जरा उन बड़े बिजनेसेस के बारे में सोचिए जिनको पेमेंट्स आज नहीं करनी बल्कि शायद 2 या 3 महीने बाद करनी है। अब प्रॉब्लम क्या है? एक्सचेंज रेट्स तो भाई हर दिन हर मिनट बदलते रहते हैं। इससे तो एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो जाता है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, इस रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल सोल्यूशन है। और इस रिस्क को मैनेज करने का सबसे पावरफुल टूल है फॉरवर्ड मार्केट। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और बिजनेसेस की मदद कैसे करता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा स्पेशल अग्रीमेंट है जिसमें आप करेंसी खरीदने या बेचने का रेट तो आज ही बिल्कुल अभी फिक्स कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिलीवरी है और पेमेंट है वो किसी फ्यूचर की डेट पर होती है। और ये जो रेट आपने आज लॉक किया है, इस स्पेशल रेट को हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझें तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचिए, एक इंडियन कंपनी है जो जापान से कुछ हैवी मशीनरी इंपोर्ट करती है। डील हो गई, लेकिन पेमेंट टर्म ये है कि 10 मिलियन जापानीज येन 3 महीने बाद देने हैं। अब कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है? यही कि कहीं इन 3 महीनों में इंडियन रुपी येन के सामने कमजोर ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सेम मशीनरी के लिए बहुत ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। प्रॉफिट मार्जिन खत्म। इस टेंशन से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? वो आज ही अपने बैंक के साथ एक 3 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और जेपीवाई खरीदने का रेट फिक्स कर लेती है। बस काम हो गया। अब 3 महीने बाद मार्केट रेट चाहे ऊपर जाए या नीचे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कॉस्ट लॉक्ड इन है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्क हेजिंग। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट सेम होते हैं? वेल, आमतौर पर नहीं। फॉरवर्ड रेट या तो स्पॉट रेट से ज्यादा होता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, या फिर उससे कम होता है, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो चलिए इस प्रीमियम और डिस्काउंट के पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, सिंपल है। जब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट स्पॉट एक्सचेंज रेट से हायर होता है तो हम कहते हैं कि करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम पर है। इसका मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में ये करेंसी और महंगी होगी। और इसके आगे जब फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से लोअर होता है तो इसे फॉरवर्ड डिस्काउंट कहते हैं। सिंपल इनफ, राइट? लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का मेन रीजन है दोनों कंट्रीज के बीच का इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। मान लीजिए यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स इंडिया से ज्यादा हैं, तो कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो यूएस डॉलर्स खरीदकर वहां इन्वेस्ट करना चाहेगा ताकि ज्यादा रिटर्न कमा सके। इसी चीज को बैलेंस आउट करने के लिए फ्यूचर में डॉलर थोड़ा महंगा मिलता है, यानी प्रीमियम पर। यह प्रीमियम उस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट गेन को ऑफसेट कर देता है। चलिए इसको नंबर्स के साथ देखते हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इमेजिन कीजिए एक इंपोर्टर को 3 महीने बाद $100,000 की पेमेंट करनी है। आज का स्पॉट रेट है लेट्स से 82 रुपीस पर डॉलर। बैंक उसको 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट ऑफर करता है 82.50 रुपीस पर डॉलर। अब यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट जो कि 82.50 है, स्पॉट रेट यानी 82 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यूएस डॉलर फॉरवर्ड प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। तो इंपोर्टर ने 82.50 का रेट लॉक कर लिया। अब उसको पता है कि उसकी टोटल कॉस्ट आने वाले 3 महीने बाद एग्जैक्टली 82,50,000 ही होगी, चाहे उस दिन स्पॉट रेट बढ़कर 85 ही क्यों ना हो जाए। रिस्क एलिमिनेटेड। ओके, सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम समझ गए, लेकिन आपने शायद एक और टर्म सुना होगा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सुनने में काफ़ी सिमिलर लगता है और है भी। दोनों ही फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, पर इन दोनों के बीच कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो चलिए इनके की डिफरेंसेस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है ट्रेड लोकेशन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर द काउंटर यानी ओटीसी होते हैं। ये बैंक और क्लाइंट के बीच एक प्राइवेट डायरेक्ट डील है। वहीं दूसरी तरफ करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट है कस्टमाइजेशन। क्योंकि फॉरवर्ड्स प्राइवेट डील्स हैं, वो हाईली कस्टमाइज्ड होते हैं। आपको जितना अमाउंट चाहिए, जिस डेट के लिए चाहिए, सब सेट हो जाता है। लेकिन फ्यूचर्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का साइज और एक्सपायरी डेट सब फिक्स्ड होते हैं। फिर आता है रेगुलेशन। फॉरवर्ड्स सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, जबकि फ्यूचर्स को मार्केट अथॉरिटी जैसे इंडिया में सेबी रेगुलेट करती है। और आखिर में रिस्क। फॉरवर्ड्स में काउंटर पार्टी रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है। फ्यूचर्स में ये रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज गारंटी लेता है। चलिए अब हमारे डिस्कशन के आखिरी हिस्से में चलते हैं और एक बहुत ही स्पेशल करेंसी यूएस डॉलर के रोल को समझते हैं। आप ये समझिए कि ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूएस डॉलर ही किंग है। यूएस डॉलर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, व्हीकल करेंसी।
अब व्हीकल का काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बिल्कुल उसी तरह यूएस डॉलर दो अलग अलग करेंसीज के बीच एक व्हीकल या इंटरमीडियरी का काम करता है। मतलब अगर दो ऐसे देशों को आपस में ट्रेड करना है जिनकी अपनी करेंसीज इतनी पॉपुलर या वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो लोग अपनी ट्रेड को यूएस डॉलर में सेटल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डॉलर इतना डोमिनेंट क्यों है? सबसे पहला रीज़न है इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी ब्राज़ील से कॉफ़ी इंपोर्ट करती है, तो बहुत हाई चांस है कि ब्राज़ीलियन एक्सपोर्टर पेमेंट इंडियन रुपी में नहीं बल्कि यूएस डॉलर में मांगेगा। दूसरा बड़ा रीज़न है मार्केट लिक्विडिटी। फॉरेक्स मार्केट में ज़्यादातर करेंसी पेयर्स यूएस डॉलर के अगेंस्ट ही ट्रेड होते हैं, जैसे यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी आईएनआर। इन सब फैक्टर्स की वजह से यूएस डॉलर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट और लिक्विड करेंसी बन जाता है, जो पूरे ग्लोबल फाइनेंस के सेंटर में है। तो चलिए जो कुछ हमने अभी डिस्कस किया उसकी की टेकअवेज को फटाफट समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, स्पॉट मार्केट। ये आपकी इमीडिएट करेंसी नीड्स के लिए है। रेट आज डिसाइड होता है और पेमेंट भी T+2 के अंदर हो जाती है। नंबर 2, फॉरवर्ड मार्केट। ये फ्यूचर के करेंसी रिस्क को मैनेज करने यानी हेज करने के लिए है। यहाँ रेट आज डिसाइड होता है लेकिन पेमेंट किसी फ्यूचर डेट पर होती है। नंबर 3, फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट। ये स्पॉट और फॉरवर्ड रेट्स के बीच का डिफरेंस दिखाता है। और फाइनली व्हीकल करेंसी, द यूएस डॉलर। ये ग्लोबल इंटरमीडियरी का काम करता है और ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के बारे में। तो ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। एकदम सिंपल शब्दों में ये बस फॉरेन करेंसी का प्राइस है। जैसे अगर आपको आज $1 खरीदना है तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे। कभी आप सुनते हो कि रेट 80 है, कभी 82, कभी 83। तो ये जो प्राइस है ये डिसाइड कौन करता है? आखिर ये नंबर आता कहाँ से है? चलिए इसके पीछे की पूरी साइंस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं ना, उसका एक नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें फ्लोटिंग का मतलब ही है कि ये तैरता रहता है, फिक्स नहीं है। यानी गवर्नमेंट आके नहीं बोलती कि आज से डॉलर 80 रुपए का होगा, बिल्कुल नहीं। रेट हर दिन बल्कि हर मिनट बदलता है और इसे डिसाइड करती हैं दो जबरदस्त चीजें, मार्केट फोर्सेस। इसको ना एकदम अपनी सब्जी मंडी से कंपेयर करके देखो। वहां प्याज का रेट कैसे डिसाइड होता है? सिंपल, कितने लोग खरीदने आए हैं और कितना प्याज मार्केट में मौजूद है, बस। यहां पर सब्जी की जगह है डॉलर और मंडी की जगह है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो चलिए अब इस मंडी के अंदर घुसते हैं। इस प्राइस को समझने के लिए हमें दो चीजों को देखना पड़ेगा। पहले पकड़ते हैं इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, डिमांड। डिमांड का मतलब क्या? हम इंडियंस को आखिर यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्यों चाहिए हमें डॉलर्स? हम डिमांड करते क्यों हैं? देखिए इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन, इंपोर्ट्स। आपको यूएस से एक नया आईफोन मंगवाना है, या फिर सोचिए हमारे देश को गाड़ियां चलाने के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है। इन सब की पेमेंट आपको डॉलर्स में ही करनी पड़ेगी। फिर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। मान लीजिए आपका मन किया कि यार मुझे ना टेस्ला या एप्पल के शेयर्स खरीदने हैं, तो आपको डॉलर्स चाहिए। फिर है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। इमेजिन कीजिए टाटा जैसी बड़ी इंडियन कंपनी अमेरिका में एक नई फैक्ट्री बना रही है, उसके लिए भी तो उन्हें डॉलर्स चाहिए ना। एक और चीज है स्पेक्यूलेशन। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो इस उम्मीद में डॉलर खरीदते हैं कि कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा और वो बेचकर प्रॉफिट कमा लेंगे। और आखिर में सोचिए आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है और आपको उससे गिफ्ट भेजना है, यानी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इन सब चीजों के लिए हम इंडियंस को डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं, यानी हम मार्केट में डॉलर्स की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हम एक कर्व बनाते हैं, और डॉलर का जो डिमांड कर्व है ना, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जैसा आप देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों जाता है? भाई इसके पीछे ना एक बड़ा ही सिंपल सा मजेदार सा लॉजिक है। चलो देखते हैं। चलिए इस लॉजिक को ना स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट गिर गया, मतलब डॉलर सस्ता हो गया। फॉर एग्जाम्पल कल तक $1 82 रुपीस का था, आज 80 का हो गया, ठीक है। अब स्टेप 2, जैसे ही डॉलर सस्ता हुआ इसका असर क्या होगा? अमेरिका का सारा सामान, वहाँ के एसेट्स जैसे वहाँ की कंपनीज के शेयर्स या वहाँ की प्रॉपर्टी, वो सब हम इंडियंस के लिए सडनली सस्ती हो जाएगी। पहले जिस चीज़ के लिए 82 रुपीस देने पड़ रहे थे, अब 80 ही देने पड़ेंगे। तो स्टेप 3 क्या होगा? ऑब्वियसली हम इंडियन सोचेंगे यार चीज़ें सस्ती हो गई हैं, चलो और खरीदते हैं।
और उन सस्ती चीज़ों को खरीदने के लिए हम मार्केट में और ज़्यादा डॉलर्स मांगेंगे। तो हुआ ना, प्राइस कम हुआ और हमारी डिमांड बढ़ गई। तो ठीक है, डिमांड वाली साइड तो हमें एकदम क्लियर हो गई, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी तो है। सिक्का हमेशा दो साइड का होता है, राइट? हम डॉलर्स मांग तो रहे हैं, पर ये डॉलर्स मार्केट में आ कहां से रहे हैं, यानी इनकी सप्लाई, इसका सोर्स क्या है? सप्लाई के भी कई इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। सोच के देखिए। पहला, एक्सपोर्ट्स। ये डिमांड के इंपोर्ट्स का बिल्कुल उल्टा है। जब हमारी कंपनीज जैसे टीसीएस या इन्फोसिस अमेरिका को अपनी आईटी सर्विसेज देती हैं, तो उन्हें पेमेंट किस में मिलती है? डॉलर्स में। तो डॉलर्स इंडिया में आ गए, सप्लाई हो गई। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जब कोई अमेरिकन कंपनी या फंड इंडिया में इन्वेस्ट करता है, मान लो रिलायंस के शेयर्स खरीदता है, तो वो क्या लेकर आएगा? डॉलर्स। फिर सोचिए टूरिज्म के बारे में। जब अमेरिकन टूरिस्ट हमारा ताजमहल देखने आते हैं, तो यहां आकर वो क्या खर्च करते हैं? अपने डॉलर्स। और एक बहुत ही बड़ा सोर्स है रेमिटेंसेस। जो लाखों इंडियंस यूएस में काम करते हैं और वहां से अपनी फैमिलीज को पैसा भेजते हैं, वो भी तो डॉलर्स में ही बेचते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज से क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर डॉलर्स का इनफ्लो हो रहा है, यानी मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ रही है। अच्छा, तो जैसे हमने देखा था कि डिमांड कर्व का एक अनोखा शेप था, नीचे की तरफ जाता हुआ, वैसे ही सप्लाई कर्व का भी अपना एक अलग स्टाइल है। यह हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। अब फिर से वही सवाल, ऐसा क्यों? चलिए इसका लॉजिक भी फटाफट से क्रैक कर लेते हैं। इसका लॉजिक ना डिमांड वाले लॉजिक से एकदम उल्टा है, पर है उतना ही सिंपल। स्टेप 1, मान लीजिए इस बार एक्सचेंज रेट बढ़ गया, मतलब डॉलर महंगा हो गया या कह लो स्ट्रॉन्गर हो गया। फॉर एग्जाम्पल 82 से सीधा 85 रुपीस का हो गया। अब स्टेप 2, इसका असर फॉरेनर्स पे क्या पड़ेगा? सोचिए, उनके लिए हमारा इंडियन सामान अचानक से सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उनके एक ही डॉलर के बदले में उन्हें ज्यादा रुपीस मिल रहे हैं। पहले 82 मिलते थे, अब 85 मिल रहे हैं। तो स्टेप 3, वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे, वाह, इंडिया में चीज़ें सस्ती हो गई हैं, चलो वहाँ से और खरीदते हैं। और हमारा सस्ता सामान खरीदने के लिए वो मार्केट में और ज़्यादा डॉलर्स लाएंगे, यानी और ज़्यादा डॉलर्स सप्लाई करेंगे। तो देखा आपने, प्राइस ज़्यादा हुआ तो सप्लाई भी ज़्यादा हो गई। ओके, तो अब टाइम आ गया है ग्रैंड फिनाले का। हमने डिमांड को समझ लिया, खरीदने वालों को, हमने सप्लाई को समझ लिया, बेचने वालों को। अब इन दोनों शक्तिशाली फोर्सेस को एक साथ मार्केट में लाते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक्चुअल एक्सचेंज रेट को आखिर फिक्स कहां करती हैं, कहां मिलते हैं ये दोनों। और ये देखिए इस ग्राफ को, ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि क्या हो रहा है। वो नीला वाला हमारा डिमांड कर्व है जो नीचे जा रहा है, हरा वाला हमारा सप्लाई कर्व है जो ऊपर जा रहा है, और वो जो एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, बस वही है हमारा मैजिक पॉइंट। इस पॉइंट को, इस इंटरसेक्शन को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, संतुलन। यही वो करेक्ट प्राइस है, वो परफेक्ट रेट है जहां पर मार्केट में जितनी क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स डिमांड की जा रही है, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स सप्लाई भी की जा रही है। मतलब ना तो मार्केट में डॉलर्स की कमी है यानी शॉर्टेज है, ना ही जरूरत से ज्यादा डॉलर्स हैं यानी सरप्लस है। इस पॉइंट पर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों अग्री करते हैं, परफेक्ट बैलेंस। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरूरी तो नहीं कि प्राइस हमेशा इसी परफेक्ट पॉइंट पर रहे, है ना? क्या होगा अगर किसी भी रीजन से प्राइस इसी इक्विलिब्रियम से ऊपर चला जाए या नीचे गिर जाए? तो क्या सब गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसके पास एक ऑटोमेटिक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है। वो अपनी गलती खुद सुधार लेता है। चलिए दोनों सिनेरियोस को देखते हैं। पहला केस, मान लीजिए प्राइस इक्विलिब्रियम से अबव है, प्राइस बहुत हाई है, डॉलर महंगा है, तो क्या होगा? सेलर्स सोचेंगे, वाह अच्छा दाम मिल रहा है, चलो बेचो, और बायर्स सोचेंगे, अरे बाप रे बहुत महंगा है, अभी नहीं खरीदते। इससे क्या होगा? मार्केट में बेचने वाले बहुत हो जाएंगे, खरीदने वाले कम, यानी एक्सेस सप्लाई ऑफ डॉलर्स। और जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस क्या होता है? नीचे गिरता है। तो प्राइस नीचे की तरफ पुश होगा, वापस इक्विलिब्रियम की तरफ। अब दूसरा केस, प्राइस इक्विलिब्रियम से बिलो है, प्राइस बहुत कम है, डॉलर एकदम सस्ता। अब उल्टा होगा, बायर्स टूट पड़ेंगे, चलो चलो सस्ता मिल रहा है खरीद लो, और सेलर्स सोचेंगे इतने कम दाम में नहीं बेचना। रिजल्ट, मार्केट में खरीदने वाले बहुत, बेचने वाले कम, यानी एक्सेस डिमांड। और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, तो प्राइस ऊपर की तरफ पुश होगा और कहां आएगा? वापस आके रुकेगा अपने इक्विलिब्रियम पर ही।
तो आपने देखा, ये मार्केट एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक कांस्टेंट खींचातानी, एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है, वही इस बात को एंश्योर करती है कि एक्सचेंज रेट अगर कभी भटक भी जाए तो वो हमेशा हमेशा अपने बैलेंस पॉइंट, अपने इक्विलिब्रियम की तरफ वापस आ जाएगा। मार्केट अनजाने में ही सही अपना बैलेंस ढूंढ ही लेता है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक क्विक समरी में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए एकदम पक्के हो जाएं। तो सबसे पहली बात जो याद रखनी है, एक्सचेंज रेट क्या है? सिंपली फॉरेन करेंसी का प्राइस। दूसरी बात, फ्लोटिंग सिस्टम में ये प्राइस कौन सेट करता है? दो मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई। तीसरा पॉइंट, डिमांड क्यों होती है? इंपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा के लिए। और इसका कर्व कैसा होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग। चौथा पॉइंट, सप्लाई कहां से आती है? एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस एटसेट्रा से। और इसका कर्व कैसा होता है? हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहां मिलता है? जहां डिमांड और सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं। और आखिरी टेक अवे, मार्केट ऑटोमेटिकली किसी भी टेम्परेरी सरप्लस या शॉर्टेज को ठीक कर लेता है और वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, एक इनविजिबल हैंड की तरह। Now let's discuss about currency appreciation and depreciation. ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम रोज न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन इनका आखिर मतलब क्या है और ये हमारी इकोनॉमी पर कैसे असर डालते हैं? चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से तोड़ के समझते हैं। तो ये करेंसी फ्लक्चुएशन है क्या चीज़ आखिर? सोचो, जब आप सुनते हो कि डॉलर मजबूत हो गया या रुपये कमज़ोर हो गया, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, सिंपल है। किसी भी करेंसी की वैल्यू, जैसे हमारे रुपये की, अकेले नहीं देखी जाती। उसको हमेशा किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट नापा जाता है, जैसे कि यूएस डॉलर। और ये वैल्यू बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह कभी भी फिक्स नहीं रहती। ये मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं करेंसी अप्रिसिएशन की। इसका सीधा सा मतलब है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में बढ़ गई है। जैसे स्क्रीन पर एग्जांपल देखिए, अगर एक्सचेंज रेट 83 रुपीस पर डॉलर से घटकर 80 रुपीस पर डॉलर हो गया, तो इसका मतलब है रुपी अप्रिशिएट कर गया। पहले आपको $1 के लिए 83 रुपीस देने पड़ते थे, अब सिर्फ 80 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, हमारा रुपी स्ट्रॉन्गर हो गया है। अब इसका ठीक उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट है करेंसी डिप्रिसिएशन। यहाँ करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में गिर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सचेंज रेट 83 रुपीस पर डॉलर से बढ़कर 85 रुपीस पर डॉलर हो गया, तो इसे रुपी का डिप्रिसिएशन कहेंगे, क्योंकि अब आपको वही $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका की टेक अवे क्या हुआ? हमारा रुपी वीकर हो गया है। चलिए अब इस स्लाइड पर इन दोनों को आमने सामने रखे कंपेयर करते हैं। ये ना बिल्कुल एक सीसॉ जैसा है। अगर रुपये अप्रिशिएट हुआ, यानी रुपी ऊपर गया और स्ट्रांग हुआ, तो उसके अगेंस्ट डॉलर नीचे आएगा, यानी वीक होगा। और अगर रुपी डिप्रिशिएट हुआ, यानी रुपी नीचे गया और वीक हुआ, तो डॉलर ऊपर जाएगा, यानी स्ट्रांग होगा। सिंपल, एक स्ट्रांगर तो दूसरा वीकर। ये हमेशा ऐसे ही काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऊपर नीचे होता क्यों है? ऐसे रैंडम तो नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेसिक रूल काम करता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए, ये जो एक्सचेंज रेट है ना, इसको एक प्राइस की तरह सोचिए। ये यूएस डॉलर का प्राइस है इंडियन रुपी के टर्म्स में। और मार्केट में किसी भी चीज़ का प्राइस, चाहे वो सब्जी हो या सोना, बस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सप्लाई और डिमांड। मतलब वो चीज़ मार्केट में कितनी अवेलेबल है और लोगों को उसकी कितनी ज़रूरत है। तो सोचिए, हम इंडियंस को यूएस डॉलर्स की ज़रूरत यानी डिमांड कब पड़ती है? सिंपल, मान लीजिए आपको नया आईफोन खरीदना है जो अमेरिका से इंपोर्ट होता है। पेमेंट तो डॉलर में होगी। या आपको अमेरिका पढ़ने जाना है, यूनिवर्सिटी की फीस डॉलर में देनी होगी। घूमने जाना है, खर्चा डॉलर में। या फिर यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वहाँ भी डॉलर चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हम डॉलर खरीदते हैं और इससे मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती है। अच्छा, तो ये तो हुई डिमांड की बात। अब डॉलर इंडिया में आता कहाँ से है? उसकी सप्लाई कैसे बनती है? जब हम अपने इंडिया मेड प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। जब कोई फॉरेन कंपनी जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में इन्वेस्ट करती है, जिसे हम एफडीआई कहते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, जिसे हम एफपीआई कहते हैं। या फिर जब कोई अमेरिकन टूरिस्ट इंडिया घूमने आता है और यहाँ डॉलर खर्च करता है, ये सब इंडिया में डॉलर लाते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं। ठीक है, थियरी समझ आ गई। अब एक प्रैक्टिकल केस लेते हैं। सोच के देखिए, अगर अचानक से इंडिया में यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा?
ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। ध्यान से समझिए। स्टेप 1, मान लीजिए कि इंडियंस को अमेरिकन में चीजें जैसे आईफोन्स बहुत पसंद आने लगती हैं। स्टेप 2, तो क्या होगा? लोग ज्यादा आईफोन्स खरीदेंगे और उनको पे करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 3, इससे मार्केट में अचानक से डॉलर्स की डिमांड शूट कर जाएगी और पुराने रेट पर तो उतने डॉलर मिलेंगे नहीं, शॉर्टेज हो जाएगी। स्टेप 4, और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। यहाँ डॉलर का प्राइस बढ़ेगा यानी डॉलर अप्रिशिएट करेगा और इसका मतलब हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो जाएगा। चलिए अब इसका उल्टा केस देखते हैं। सिनेरियो 2, क्या होगा अगर इंडियन मार्केट में यूएस डॉलर्स की सप्लाई एकदम से बढ़ जाए? ये भी एक चेन रिएक्शन है। स्टेप 1, सोचिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं। स्टेप 2, तो वो बहुत सारे यूएस डॉलर्स लेकर आएंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टेप 3, इससे हमारे मार्केट में एकदम से डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, एक सरप्लस बन जाएगा। स्टेप 4, और फिर से बेसिक इकोनॉमिक्स, जब किसी चीज की सप्लाई उसकी डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस गिर जाता है। यहाँ डॉलर का प्राइस गिरेगा, मतलब डॉलर डेप्रिशिएट करेगा और हमारा रुपी इसके अगेंस्ट अप्रिशिएट कर जाएगा। तो अब हमें सप्लाई और डिमांड का गेम तो समझ आ गया, लेकिन रियल वर्ल्ड में आखिर ऐसा होता क्या है जिससे ये सप्लाई और डिमांड इतना बदल जाते हैं? अब हम उन असली ट्रिगर्स की बात करेंगे जो इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और हाँ, ये आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर है हाई इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अगर इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसका दो तरफ से असर पड़ेगा। पहला, हमारे देश में बनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो फॉरेनर्स हमसे कम खरीदेंगे, यानी हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे। एक्सपोर्ट्स गिरे तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई। दूसरा, हमें विदेशी माल सस्ता लगने लगेगा, तो हम इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे। इंपोर्ट्स बढ़े तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब देखिए, एक तरफ सप्लाई कम हो रही है, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही है। इस डबल प्रेशर का नतीजा क्या होगा? रुपी डिप्रिशिएट करेगा। अब दूसरा ट्रिगर है हाई इंटरेस्ट रेट्स। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पास दो बैंक हैं। बैंक ए 5% इंटरेस्ट दे रहा है और बैंक बी 8% दे रहा है। आप अपना पैसा कहाँ रखेंगे? जाहिर सी बात है, बैंक बी में। बिल्कुल यही लॉजिक फॉरेन इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। अगर इंडिया अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अमेरिका से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है तो उनके लिए इंडिया पैसा लगाने के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है। वो अपना कैपिटल इंडिया में लाते हैं एफडीआई और एफपीआई के थ्रू। इससे इंडिया में यूएस डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाती है। और हमने क्या सीखा था? जब सप्लाई बढ़ती है तो रुपी एप्रिशिएट करता है, यानी स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने सीखा उसको इस समरी टेबल से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हाई इन्फ्लेशन, इससे रुपी डिप्रिशिएट होता है, यानी वीक होता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स, इससे रुपी एप्रिशिएट होता है, यानी स्ट्रांग होता है। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स स्ट्रांग हैं तो रुपी एप्रिशिएट करेगा, और अगर हम इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो रुपी डिप्रिशिएट करेगा। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझना न सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है, बल्कि डे टू डे न्यूज को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब जब आप सुनेंगे कि रुपी ऊपर गया या नीचे, तो आपको इसके पीछे की पूरी कहानी, पूरी इकोनॉमिक्स पता होगी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डीवैल्यूएशन वर्सेस डिप्रिसिएशन। ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, डीवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन दोनों का रिजल्ट तो एक ही है, करेंसी की वैल्यू का कम होना। लेकिन इनकी जो असली कहानी है, इनके जो कॉजेज हैं और जिस इकोनॉमिक सिस्टम में ये ऑपरेट करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। आइए इनके कोर डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। ये स्लाइड इन अ वे पूरे कॉन्सेप्ट का समरी है। देखिए, एक तरफ है डिप्रिसिएशन, जिसे मार्केट फोर्सेस यानी सीधे शब्दों में सप्लाई और डिमांड कंट्रोल करती है। ये होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जहां करेंसी की वैल्यू मार्केट के हिसाब से रोज ऊपर नीचे होती है। और दूसरी तरफ है डिवैल्यूएशन। ये मार्केट का खेल नहीं, बल्कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का एक सोचा समझा डेलिब्रेट डिसीजन है। और ये होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, जहां गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू को फिक्स रखती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन को डिटेल में समझते हैं। ये वो प्रोसेस है जो आजकल दुनिया की ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज में चलता है। आपको पता होगा, इंडिया ने भी 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद एक फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया था। इसीलिए हमारे यहाँ रुपी का डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन होता है।
सो व्हाट इज डिप्रिसिएशन एग्जैक्टली? अगर डेफिनेशन की बात करें तो जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस की वजह से एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाती है तो उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। सिंपल। और हाँ, इसका ठीक उल्टा होता है एप्रिसिएशन, यानी जब करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये करेंसी का एक नेचुरल ऊपर नीचे होना है। तो ये मार्केट फोर्सेस आखिर हैं क्या? वेल, सिंपल टर्म्स में सोचिए, जब हमें डॉलर्स जैसी फॉरेन करेंसी की ज़रूरत बढ़ जाती है, मान लीजिए हमें बाहर से ज़्यादा सामान इंपोर्ट करना है या विदेश ट्रैवल करना है, तो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जब देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आता है तो मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम हो जाती है और रुपी डिप्रिशिएट होता है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और हाई इन्फ्लेशन भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। जस्ट इमेजिन आप एक सब्जी मंडी में हैं। अगर मार्केट में बहुत सारे टमाटर आ गए हैं, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन खरीदने वाले लोग उतने नहीं हैं, यानी डिमांड कम है, तो क्या होगा? इट्स नेचुरल, टमाटर की कीमत गिर जाएगी। बिल्कुल यही चीज करेंसी के साथ होती है। जब मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है पर उसकी डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू नेचुरली गिर जाती है। बस इसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ऑल राइट, अब आते हैं डिवैल्यूएशन पर। ये मार्केट का खेल नहीं है, ये गवर्नमेंट का एक सोचा समझा वेल प्लान्ड कदम है। तो डिवैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या है? इसमें 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं: ऑफिशियल, डिलिबरेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एक ऑफिशियल यानी सरकारी और डिलिबरेट यानी जानबूझकर लिया गया डिसीजन है जिसमें गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को नीचे लाती है। और याद रखिए, ये हमेशा एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही होता है। इसका ठीक ऑपोजिट होता है रिवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पर करेंसी की वैल्यू को बढ़ाती है। तो ये होता कैसे है? स्टेप 1, एक कंट्री फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर चल रही होती है। स्टेप 2, फिर गवर्नमेंट या उसकी सेंट्रल बैंक एक फॉर्मल अनाउंसमेंट करती है। स्टेप 3, एक नया लोअर रेट सेट कर दिया जाता है। ऐसा इंडिया ने 1991 के बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम किया था, जब आरबीआई ने रुपये की वैल्यू को 2 स्टेप्स में ऑलमोस्ट 20% से डिवैल्यू कर दिया था। ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है, कोई मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं। इस लाइन को हमेशा याद रखिए, डिवैल्यूएशन इज अ पॉलिसी टूल, नॉट अ मार्केट आउटकम। इसका मतलब ये मार्केट का कोई नेचुरल रिजल्ट नहीं है। ये सरकार की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक हथियार है जिससे वो अपने स्पेसिफिक इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने के लिए यूज करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू जानबूझकर कम क्यों करेगी? इसके पीछे कई पावरफुल स्ट्रेटेजिक रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना। जब हमारी करेंसी सस्ती होती है तो हमारा सामान, हमारे गुड्स विदेशियों के लिए सस्ते हो जाते हैं। इंडिया ने 1991 में आखिर यही तो किया था, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। चाहे डिप्रिसिएशन हो या डिवैल्यूएशन, उनके पीछे के रीजंस अलग हैं, राइट? लेकिन उनका जो ट्रेड पर असर होता है, यानी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पर, वो बिल्कुल सेम होता है। और ये आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इससे आम आदमी की जेब पर क्या फर्क पड़ता है। सो जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इसका एक डबल इफेक्ट होता है। एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स जैसे कि इंडियन सॉफ्टवेयर या टेक्सटाइल्स विदेशियों के लिए सस्ते हो जाते हैं, जिससे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ हमारे लिए इंपोर्ट्स जैसे कोई अमेरिकन लैपटॉप या क्रूड ऑयल महंगे हो जाते हैं, जिससे हम नेचुरली उन्हें कम खरीदते हैं। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक इंपोर्टर को $1 मिलियन का सामान मंगवाना है। जब रेट 65 रुपीस पर डॉलर था तो उसे 6.5 करोड़ रुपए देने थे। लेकिन जैसे ही रुपी डिप्रिशिएट होकर 70 हो गया, उसको अब 7 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, यानी सीधा सीधा 50 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट। दैट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। ये चार्ट तो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इस पूरे गेम में कौन जीतता है और कौन हारता है। एक्सपोर्टर्स खुश होते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें अपने डॉलर्स के बदले अब ज्यादा रुपए मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्टर्स को नुकसान होता है क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बाइंग बढ़ जाता है। तो ग्रीन बार यानी एक्सपोर्टर का प्रॉफिट ऊपर जाता है और रेड बार यानी इंपोर्टर का प्रॉफिट नीचे आता है। चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक फाइनल समरी के साथ कंक्लूड करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन की डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, तो इस स्लाइड को आप अपना परफेक्ट रिवीजन गाइड समझ सकते हैं। आइए इस टेबल से सारे पॉइंट्स एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस से होता है, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है। सेकंड, कॉज, डेप्रिसिएशन का रीजन है सप्लाई डिमांड का खेल, जबकि डिवैल्यूएशन का रीजन है गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर। थर्ड, सिस्टम,
डेप्रिसिएशन होता है फ्लोटिंग सिस्टम में, डीवैल्यूएशन होता है फिक्स सिस्टम में। फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस रोज का प्रोसेस है, जबकि डीवैल्यूएशन एक वन टाइम पॉलिसी इवेंट है। और आखिर में ऑपोजिट टर्म। डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट है एप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का रीवैल्यूएशन। इन 5 पॉइंट्स के बाद आई एम श्योर ये कंसेप्ट अब आपको बिल्कुल क्लियर है। Now let's discuss about the economic impacts of exchange rate fluctuations. So कभी आपने सोचा है कि आपका फेवरेट इंपोर्टेड फोन या लैपटॉप का प्राइस अचानक से बढ़ क्यों जाता है? या फिर फॉरेन ट्रिप प्लान करते वक्त कभी वो सस्ती लगती है और कभी महंगी? इसके पीछे का जो हीरो या कह सकते हैं विलेन है, वो है एक्सचेंज रेट। तो आज हम इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये है हमारे आज के टॉपिक्स। हम स्टार्ट करेंगे दी एक्सचेंज रेट रिपल इफेक्ट से, फिर इसके 2 बड़े इम्पैक्ट्स यानी ट्रेड बैलेंस और इन्फ्लेशन एंड डेट को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम इसका उल्टा इफेक्ट यानी करेंसी अप्रिसिएशन को समझेंगे। फिर एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी लेंगे इंडिया रशिया ट्रेड की, और एंड में देखेंगे कि पॉलिसी मेकर्स इस पूरे बैलेंसिंग एक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोचिए, जैसे शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर डालने से पूरे तालाब में लहरें यानी रिपल्स बन जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही एक्सचेंज रेट में एक छोटा सा चेंज भी पूरी इकोनॉमी में वेव्स क्रिएट कर देता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू ना वो फिक्स्ड नहीं होती, वो हमेशा ऊपर नीचे यानी फ्लक्चुएट करती रहती है। जब वैल्यू ऊपर जाती है तो उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, और जब वैल्यू नीचे गिरती है तो उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। और इसी उतार चढ़ाव से इकोनॉमी में कुछ लोग विनर्स बनते हैं और कुछ लोग लूजर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका हमारे ट्रेड बैलेंस पर क्या इम्पैक्ट होता है। इसको आप एक सीसॉ की तरह इमेजिन कीजिए। सीसॉ के एक साइड पर हैं एक्सपोर्टर्स जो देश से सामान बाहर भेजते हैं, और दूसरी साइड पर है इम्पोर्टर्स जो बाहर से सामान देश में लाते हैं। और एक्सचेंज रेट वो सेंटर पॉइंट है जो इस सीसॉ को ऊपर नीचे करता है। तो सोचिए, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई, अब इस गेम में कौन जीता? ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर्स। उनके लिए तो ये एक जैकपॉट जैसा है। उनका सामान फॉरेन बायर्स के लिए सस्ता हो जाता है, डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और देश में जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यानी हम जैसे कंज्यूमर्स जो इंपोर्टेड गुड्स खरीदते हैं, हमारे लिए चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो हम इस गेम में लूजर्स हो जाते हैं। लेकिन आइए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देखते हैं, जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि प्राइस चेंज होने से किसी चीज़ की डिमांड कितनी चेंज होती है। अब सोचिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या ज़रूरी मेडिसिन्स। इनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक, मतलब प्राइस कितना भी बढ़ जाए हमें ये खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे केस में करेंसी डिप्रिसिएशन से हमारा इंपोर्ट बिल कम होने की बजाय उल्टा और बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा बड़ा इम्पैक्ट यानी एक वीक करेंसी के कुछ हिडन कॉस्ट्स, और ये हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन और कर्ज यानी डेट। जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट तो साफ है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स ये सब महंगे हो जाते हैं। लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है जो और भी डेंजरस है। जब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स जैसे क्रूड ऑयल या मशीन पार्ट्स महंगे होते हैं तो डोमेस्टिक कंपनीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर कंपनीज ये एक्स्ट्रा कॉस्ट किस पर डालती हैं? हम पर यानी कंज्यूमर्स पर, और इससे आम आदमी का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। अब आते हैं फॉरेन डेट पर। फॉरेन करेंसी फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर्स में लिया गया लोन करेंसी डिप्रिसिएशन के टाइम एक टाइम बॉम्ब जैसा बन सकता है। चलिए इसको एक आसान से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड ने $1 मिलियन का लोन लिया। जब उन्होंने लोन लिया तब एक्सचेंज रेट था 75 रुपीस पर डॉलर, तो इंडियन रुपीस में उनका टोटल लोन हुआ 7.5 करोड़ रुपीस। सिंपल। लेकिन अब देखिए, रुपए डिप्रिशिएट हो गया और नया रेट हो गया 80 रुपीस पर डॉलर, तो अब उनका लोन अमाउंट बिना एक भी नया पैसा लिए ऑटोमेटिकली बढ़कर 8 करोड़ रुपए हो गया। सोच के देखिए, रातों रात 50 लाख का एक्स्ट्रा बर्डन सिर्फ एक्सचेंज रेट के चेंज होने से। ये शॉक किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को हिला सकता है। ओके, तो हमने डिप्रिसिएशन के इफेक्ट्स देखे। अब चलिए सिक्के को पलटते हैं और देखते हैं कि जब करेंसी अप्रिशिएट करती है यानी स्ट्रांग हो जाती है तब क्या होता है।
ये टेबल दोनों सिचुएशंस को आमने सामने रखता है। जब करेंसी अप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्टर्स के लिए बुरा होता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, लेकिन इंपोर्टर्स के लिए ये पार्टी टाइम है, उनके लिए इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, फॉरेन ट्रैवल करना सस्ता हो जाता है और फॉरेन डेट का बोझ भी कम हो जाता है। तो इसमें भी विनर्स और लूजर्स होते हैं। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी से कनेक्ट करके देखते हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया और रशिया के ट्रेड की। इंडिया और रशिया दोनों ने यूएस डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अपनी अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड करना स्टार्ट किया। स्ट्रेटेजिक गोल तो बहुत अच्छा है, पर इसमें कुछ सीरियस प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है ट्रेड इम्बैलेंस। रशिया हमें जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उसके कंपैरिजन में हमसे बहुत कम इंपोर्ट करता है। इससे रशिया के पास इंडियन रुपीस का ढेर लग जाता है। और दूसरा चैलेंज है करेंसी वॉलेटिलिटी। रुपी और रूबल के रेट में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि ट्रेडर्स के लिए रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जो लोग देश की इकोनॉमी चलाते हैं यानी पॉलिसी मेकर्स, उनके सामने क्या चैलेंज होता है? उन्हें एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। सच तो ये है कि कोई परफेक्ट एक्सचेंज रेट जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यह हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। एक वीक करेंसी ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है लेकिन इन्फ्लेशन ले आती है। वहीं एक स्ट्रॉन्ग करेंसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है लेकिन एक्सपर्ट्स को हर्ट करती है। इसी ट्रेड ऑफ को पॉलिसी मेकर्स को हमेशा मैनेज करना पड़ता है ताकि देश की इकोनॉमी स्टेबल भी रहे और ग्रो भी करती रहे।